Okay, let's do the next four sections of let's do the next sections of Indian Partnership Act. In our last class, we discussed section number 9 to 13. In section 9 to 13, we talked about what are the general duties of the partners and what if a partner does not perform his duty, he is liable to indemnify the loss caused due to his conduct. Then in section number 12, we talked about how is the business to be conducted in a partnership firm, that all the partners have to take all the decisions by majority. All the partners have a right to participate in the meetings and it is their duty to actively participate in the management. We also discussed who are the people who have access to books of accounts. And then in section 13, we covered all the rules that you have been taught in class 12th also. That is, how would PSR be decided? How would interest on capital, interest on loan, and such other points would be decided if the partners have not agreed between them. So I hope you remember that the partnership firms are allowed flexibility. So partners can decide everything at their own. But if they have not decided anything, section 13 is applicable. In today's class, we will be covering section number 14 to section number 19. In section number 14, we would be discussing what is the property of the firm. फर्म के एसेट्स कौन कौन से हैं, फर्म की प्रॉपर्टी क्या है. एंड इन सेक्शन नंबर 15 वी विल डिस्कस हाउ आई मीन वेयर कैन दिस प्रॉपर्टी बी अप्लाइड. ये प्रॉपर्टी कहां पर यूटिलाइज की जा सकती है, इसकी एप्लीकेशन कहां पर होगी. सेक्शन 16, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. व्हाट अबाउट द पर्सनल प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर. सो इफ अ पार्टनर is doing any business other than being a partner in a firm. For example, let's say मैं RMS में एक पार्टनर हूँ और उसके अलावा मैं कोई और भी बिजनेस कर रही हूँ, तो इस बिजनेस का जो मेरा प्रॉफिट है, जो मेरा पर्सनल प्रॉफिट है, क्या RMS का, मेरे फर्म का, उसके ऊपर कोई राइट बनता है. इन सेक्शन 16 वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. सेक्शन नंबर 17 talks about what are the rights and duties of partners in case of any change. चेंज जैसे कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, अगर कोई आप पार्टनर छोड़ के जा रहा है, अगर पहले पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी बट अब जनरल पार्टनरशिप बन गई, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पहले एक फिक्स्ड पीरियड के लिए थी बट अब उसके बाद भी कंटिन्यू हो रही है, इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट फिक्स्ड टेन्योर द पार्टनर्स आर कंटिन्यूइंग द बिजनेस, तो इन सारे केसेस में राइट्स एंड ड्यूटीज में क्या चेंज आएगा. सेक्शन नंबर 18 tells us that partners are the agents of the firm. And in section 19, a very important section, we will discuss what are the implied rights or what is the implied authority of partner being an agent of the firm. एक एक करते करके पहले इन सेक्शंस को समझते हैं और फिर हम लोग बुक से इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है, फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है. जो भी चीज मैंने फर्म को एज अ पार्टनर कंट्रीब्यूट की है, अब वो फर्म का एसेट है. लेट्स से मैंने फर्म को प्रॉमिस किया कि मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करूंगी 5 लाख रुपीज की. तो ये जो 5 लाख रुपीज है, अब ये फर्म की प्रॉपर्टी है. अगर कभी फर्म डिसॉल्व होगी तो फर्म की लाइबिलिटीज पे करने के लिए ये फर्म का एसेट माना जाएगा. दो हमें पता है कि पार्टनर्स जो हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. बट देखो एक ऐसी सिचुएशन कि मान लो एक पार्टनर है एक्स, ये इंसॉल्वेंट हो गया एंड जो फर्म है वो भी इंसॉल्वेंट हो गई. अब सारी लाइबिलिटीज को तो पे नहीं किया जा रहा, तो जो एक्स है उसके एसेट्स पहले कहां पर यूटिलाइज किए जाएं. पहले एक्स के एसेट्स को यूटिलाइज किया जाएगा फर्म की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, या फिर पहले इसे यूटिलाइज किया जाएगा उसकी पर्सनल लाइबिलिटीज को पे करने के लिए. तो पहले एक्स के एसेट्स को यूज किया जाएगा फर्म अपने पर्सनल लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो यूज किया जाएगा फर्म की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए. सिमिलरली फर्म के एसेट पहले हम यूज करेंगे फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, बाद में फर्म के एसेट्स यूज होंगे
पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी में उसे हेल्प करने के लिए, या उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसे रिटर्न करने के लिए, उसका प्रॉफिट शेयर उसे रिटर्न करने के लिए। तो वैसे तो फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मुझे ये डिटरमिन करना बहुत जरूरी है कि पार्टनर का पर्सनल एसेट कौन सा है और फर्म का एसेट कौन सा है। उस पर्सपेक्टिव से सेक्शन नंबर 14 ने बोला कि जो भी कैपिटल किसी पार्टनर ने फर्म को कंट्रीब्यूट की है वो फर्म का एसेट है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। चाहे एक्स ने ये कैश दिया था, या फिर कई बार पार्टनर्स कैपिटल काइंड में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एक्स के पास एक बिल्डिंग थी और उसने वो बिल्डिंग ही कैपिटल के फॉर्म में फर्म को दे दी, जो आप लोगों ने 11th क्लास में जर्नल एंट्री सीखी थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब भी ये एसेट किसका बन गया? अब ये फर्म का एसेट बन गया। तो चाहे पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे कैश में चाहे काइंड में, एवरीथिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके जो नए एसेट क्रिएट किए जा रहे हैं, फर्म ने इन 5 लाख से बिजनेस किया, बिजनेस से कुछ नए एसेट्स खरीदे, कुछ गुड्स परचेज की, कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए, ये सारे भी किसका एसेट है? ये सारे भी फर्म का ही एसेट है। सेक्शन नंबर 15, फर्म के एसेट्स को कहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है, फर्म के एसेट्स की एप्लीकेशन कहां पर होगी? जैसे कि मैंने अभी बताया, फर्म के एसेट्स को यूटिलाइज किया जाएगा फर्म की लायबिलिटीज पे करने के लिए। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ एक्सेस बचता है वो पार्टनर्स को उनकी पीएसआर में रिटर्न किया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गुडविल किसका एसेट है? गुडविल किसी पार्टनर का पर्सनल एसेट है या वो फर्म का एसेट है? तो सेक्शन नंबर 14 ने हमें बताया कि जो भी चीजें आपने बनाई हैं कैपिटल को यूज करके, चाहे ये जो नए एसेट्स हैं ये टेंजिबल एसेट्स हैं, चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हैं इंक्लूडिंग गुडविल, ये सारे एसेट्स ही किसके हैं? फर्म के हैं। तो जो गुडविल है वो भी किसकी होती है? फर्म की। एक बार एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन करो गुडविल क्या होती है एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एंड उसके बारे में क्या रूल्स हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। तो आप लोग बताओगे पहले गुडविल का मीनिंग क्या है, एंड फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जो फर्म की गुडविल है वो फर्म का एसेट है, वो पार्टनर का पर्सनल एसेट नहीं है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स रीड दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक। सेक्शन नंबर 14, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म की प्रॉपर्टी क्या होगी? कहते प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, इसे ही बोला जाता है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप का एसेट या फिर जॉइंट स्टॉक या फिर कॉमन स्टॉक, ये सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है? प्रॉपर्टी कोई भी तरह के राइट्स, कोई भी तरह का इंटरेस्ट जो कि फर्म का या उसके सारे पार्टनर्स का कलेक्टिवली है, फर्म का एसेट है, सारे पार्टनर्स का कलेक्टिव एसेट है, किसी भी पार्टनर का अकेला एसेट नहीं है। जो प्रॉपर्टी है इट बिलोंग्स टू द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स शोइंग कॉन्ट्रेरी इंटेंशन इज कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अगर कुछ भी और अग्री नहीं किया हुआ तो प्रॉपर्टी में ये तीनों चीजें आती हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट पार्टनर्स कॉमन स्टॉक में लेके आए, जो उन्होंने कैपिटल की कंट्रीब्यूशन की, हाईलाइट करेंगे अपनी बुक्स में, जो पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की चाहे कैश में चाहे काइंड में, वो फर्म का एसेट बन गई। कोई भी प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट जो फर्म ने एक्वायर किए और फॉर पर्पसेस एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, किसी भी पर्पस के लिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस फर्म ने कोई भी एसेट परचेज किया है, तो चाहे पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, चाहे फर्म ने उन कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज करके कोई भी चीज एक्वायर की है, एंड जो भी गुडविल अर्न की। Determination of a question whether a particular property is or is not a property of the firm depends on the real intention or agreement of the partners. कहते हैं अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कोई चीज फर्म की प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है, अगर कभी कंफ्लिक्ट हो तो फाइनल चीज हमें कहां से पता चलेगी? इंटेंशन से। लेट से मैंने डिसाइड किया कि मैं आरएमएस में पार्टनर बनना चाहती हूँ, एंड रश्मि मैम और मैंने डिसाइड किया कि हम हमें एक बिल्डिंग रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक बिल्डिंग है जो कि वेकेंट पड़ी है, ऐसे करते हैं हम इस बिल्डिंग को यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। एंड मैंने बताया कि इस प्रॉपर्टी का रेंट है 1 लाख रुपीज, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी क्योंकि वो मेरे एक पर्सनल एसेट को यूज कर रही हैं, फर्म लायबल है मुझे 1 लाख रुपीज का रेंट पे करने के लिए, और मेरे बाकी के पार्टनर्स इस बात के लिए अग्री भी कर गए।
अब ये जो बिल्डिंग है ये किसका एसेट है, हमें इंटेंशन से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा एज अ पार्टनर इंटेंट क्या था, सिर्फ फर्म को एक एसेट देना, उसे यूज करने के लिए। तो ये अल्टीमेटली एसेट किसका है, पार्टनर का ही है, ये फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बना है। सेकेंड केस, लेट्स से हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है एंड हमारी फर्म को ने सोचा कि हम बिजनेस करने के लिए एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। हम लैंड ढूंढने गए एंड मेरे पास एक बहुत अच्छी लैंड है जो कि इस पर्पस के लिए बेस्ट सूटेड है। तो मैंने कहा कि मैं ये लैंड अपनी फर्म को सेल कर देती हूँ और फर्म इसके ऊपर प्रोजेक्ट सोसाइटी बनाएगी, फ्लैट्स बनाएगी और उन फ्लैट्स को सेल करेगी। इस केस में ये जो लैंड है ये किसका एसेट है, इंटेंशन से क्या क्लियर हो रहा है, मैं अपना एसेट ट्रांसफर कर रही हूँ फर्म को, सो इट बिकम्स एसेट ऑफ द फर्म। अब ये फर्म का एसेट बन गया है। Thus, the mere fact that the property of a partner is being used for the purpose of the firm will not by itself make it partnership property unless it is intended to be treated as such. Partners may, by an agreement at any time, convert property of any partner और द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर इनटू अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। कभी भी हम फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं अपने डिसीजन को। तो हमें याद क्या कुछ करना है, फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्म की प्रॉपर्टी को उन्होंने बोला इसे हम कह सकते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप के एसेट्स, जॉइंट स्टॉक क्या है जिसके ऊपर सारे पार्टनर्स का कलेक्टिव राइट है। हाईलाइटेड वर्ड्स अब अपनी बुक्स में मार्क करेंगे, यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स। तो जो भी प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट पार्टनर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट की है, जो भी प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट फर्म ने एक्वायर की ओवर द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, एंड गुडविल जो भी फर्म ने अर्न की। फाइनल डिसीजन किस चीज के ऊपर होगा कि कोई चीज आपने कंट्रीब्यूट की थी यूटिलाइज करने के लिए या फिर ट्रांसफर की है फर्म को, रियल इंटेंशन पार्टीज के बीच में। Goodwill. As Section 14 specifically lays down, goodwill of a business is subject to a contract between the partners to be regarded as property of the firm. Subject to a contract का मतलब क्या होता है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, कि अगर कुछ और अग्री नहीं किया हुआ, अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो गुडविल किसका एसेट है, फर्म का एसेट है। पर कहते हैं इस एक्ट में कहीं पर भी गुडविल वर्ड डिफाइन नहीं किया गया। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उन्होंने पूछा कि गुडविल का मीनिंग बताओ एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और सजेस्टेड आंसर में एग्जैक्ट ये लाइन लिखी हुई थी कि कहीं पे भी गुडविल वर्ड डिफाइन नहीं है, तो हम जो इसका जनरल इंटरप्रिटेशन है वही बताएंगे। तो गुडविल एज अ कॉन्सेप्ट इज डिफिकल्ट, इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस in respect of profits expected in future over and above the normal level of profits earned by the undertaking। सेम जो डेफिनेशन हम अकाउंट्स के यूनिट 2 में करते हैं कि एक फर्म की रेप्यूटेशन कि वो एक नॉर्मल बिजनेस से कितना ज्यादा अर्न कर सकती है फ्यूचर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, every partner has a right in the absence of an agreement to contrary to have the goodwill of the business sold for the benefit of all the partners। गुडविल जो है वो फर्म की प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, इसे आप सेपरेटली भी सेल कर सकते हो, बाकी सब एसेट्स के साथ मिला के भी सेल कर सकते हो। एनी पार्टनर कैन अग्री अपॉन सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म, मेक एन अग्रीमेंट विद द बायर दैट पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन। अच्छा चलो, इन्होंने साथ ही हमें रिवाइज करवा दिया सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। याद है आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 26 to 30 में ऐसे कुछ अग्रीमेंट्स हैं विच हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। वहां पे हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 26 में कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट विच पुट्स अ रेस्ट्रेंट ऑन मैरिज इज वॉइड। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट विच पुट सेक्शन नंबर 27 में विच पुट्स अ रेस्ट्रेंट ऑन ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन इज वॉइड। फिर वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि पर इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई अग्रीमेंट किसी के ट्रेड करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है जो कि उसका पार्टनर है, सिमिलर बिजनेस की रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो वैलिड होता है। एंड सेकेंड एक्सेप्शन पढ़ते हैं कि गुडविल की जब भी सेल हो रही है तब आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, कुछ टाइम लिमिट की या जोग्राफिकल लिमिट की रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट के केस में आप किसी भी चीज की रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, तो उसी चीज को उन्होंने यहाँ पर रिपीट किया है। नेक्स्ट, पार्टनर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कहते हैं वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू अ पर्सन इट डजंट बिकम अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म जस्ट बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप। सच प्रॉपर्टी विल बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इफ देयर इज एन अग्रीमेंट। जब अग्रीमेंट होगा तभी वो फर्म का एसेट बनेगी, तब तक वो किसका एसेट रहेगी, पार्टनर का पर्सनल एसेट रहेगी। तो आज सबसे पहला सेक्शन हमने याद किया, सेक्शन नंबर 14। टाइटल से अब आपको ये सेक्शन के सारे रूल्स याद होने चाहिए। टाइटल है हमारे पास फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है। 3 चीजें आप लोग बताओगे कि अगर कुछ और अग्री नहीं किया गया तो
प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म को पहले तो और बोल क्या सकते हैं, जॉइंट स्टॉक बोल सकते हैं, कॉमन स्टॉक बोल सकते हैं, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट्स, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें तीन चीजें आती हैं। कोई भी प्रॉपर्टी राइट या इंटरेस्ट जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है फर्म को, कोई भी प्रॉपर्टी राइट और इंटरेस्ट जो फर्म ने खुद एक्वायर किया है इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, एंड फर्म की गुडविल। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 15, इसे हम कहाँ पर यूटिलाइज करेंगे? कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विल बी हेल्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप है वो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है, सारे पार्टनर्स का कॉमन इंटरेस्ट है उसमें, इन विच ऑल द पार्टनर्स टेक इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। बट दैट डजंट मीन दैट ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पार्टनर का कोई प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। कहते हैं सारे पार्टनर्स का फर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर राइट बनता है, पर जब तक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, क्या कोई पार्टनर ये बोल सकता है कि इस एसेट को सेल करके मुझे मेरे पैसे दे दो? नहीं। वो जॉइंट एसेट है, किसी अकेले पर्सन का उसके ऊपर कोई भी राइट नहीं है। आई विल रिपीट दिस लाइन। जो प्रॉपर्टी है वो फर्म की प्रॉपर्टी है, उसमें सारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जब भी फर्म डिसॉल्व होगी उसका बेनिफिट या लॉस सारे पार्टनर्स को होगा। पर जब तक पार्टनरशिप है, कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता कि एक स्पेसिफिक एसेट के ऊपर मेरा कोई प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है। Every partner has a right to get his share of the profit till the firm subsists, and he also has a right to see that all the assets are applied to and used for the purpose of partnership business only. So these are the first two sections, section number 14 and section number 15. I hope सबको अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 16, पर्सनल प्रॉफिट क्या होता है। तो बड़ी सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इसमें से बहुत सारी केस स्टडीज बनती हैं, तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। पर्सनल एसेट, सॉरी पर्सनल प्रॉफिट ऑफ फर्म। लेट्स से मैं पार्टनर हूं आरएमएस में, जो कि सीए की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैं शेयर्स की ट्रेडिंग भी करती हूँ। मैं अपने घर पे भी कुछ स्टूडेंट्स को एंड ऑनलाइन सीए की कोचिंग देती हूँ। एंड कई बार कुछ स्टूडेंट्स मेरे से सीए की कंसल्टेंसी भी लेते हैं अपने फादर के बिजनेस के लिए, और मैं उसके लिए भी उनको एक फीस चार्ज करती हूँ। इससे भी मुझे कुछ इनकम अर्न होती है। मैं कई बार अपने पर्सनल क्लाइंट्स के साथ मैं सीए की प्रैक्टिस के टाइम उनको बताना चाहती हूँ कि मैं आरएमएस के साथ एसोसिएटेड हूँ, ताकि मुझे आरएमएस के ब्रांड नेम का बेनिफिट मिले। तो मैं फर्म का नाम यूज करके कई बार कुछ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। क्या इनमें से किसी भी चीज के ऊपर मेरे पार्टनर्स का राइट बनता है? जो मेरे बाकी के पार्टनर्स हैं, क्या उनका कोई भी राइट बनता है इसके ऊपर? तो सेक्शन नंबर 16 कहता, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर कुछ और अग्री नहीं किया हुआ। मान लो रश्मि मैम और रश्मि सर ने बोला कि हम सबका राइट है, हम ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं, तो मैं भी ऑनलाइन कोचिंग देती हूँ। तो जो ऑनलाइन कोचिंग से मेरी इनकम है वो सिर्फ मेरी इनकम है। बट अगर हम लोगों ने कुछ भी अग्री नहीं किया हुआ, तो सेक्शन 14 टू 19 सेक्शन नंबर 16 लग जाएगा। सेक्शन 16 कहता कि अगर आपने सिमिलर बिजनेस किया है या फिर फर्म के रिसोर्सेज को यूज किया है, तो वो प्रॉफिट पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट है। क्योंकि सेक्शन नंबर 9 ने बोला था कि पार्टनर की जनरल ड्यूटी क्या बनती है, टू वर्क फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ फर्म। मेरी ड्यूटी बनती है दैट बीइंग अ पार्टनर ऑफ आरएमएस मैं फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करूं, अपने फायदे के लिए काम ना करूं। तो अगर मैंने कोई भी ऐसी इनकम अर्न की है जो कि बिजनेस जो है सिमिलर टू आरएमएस है, या फिर जिसमें मैं आरएमएस के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही हूँ, वो सिर्फ मेरी इनकम है ही नहीं, वो तो फर्म की इनकम है, उसके ऊपर सारे पार्टनर्स का ही राइट है। तो अगर अब हमें कंक्लूड करना हो इन चारों केसेस में, शेयर्स की ट्रेडिंग का आरएमएस के साथ कोई भी लिंक नहीं है,
तो क्या इसके ऊपर बाकी पार्टनर्स का राइट बनता है? नहीं, ये सिर्फ मेरा पर्सनल प्रॉफिट है। मैं घर पे सीए की कोचिंग देती हूँ और आरएमएस का बिजनेस भी सीए की कोचिंग देना है, सिमिलर बिजनेस है। क्या इसके ऊपर बाकी पार्टनर्स का राइट बनता है? यस, आरएमएस का राइट बनता है और बाकी सारे पार्टनर्स का राइट बनता है। ये आरएमएस की इनकम है। मैं आरएमएस के स्टूडेंट्स से, आरएमएस के नेटवर्क से कोई और इनकम अर्न कर रही हूँ, तो ये आरएमएस का एसेट थे, मैंने इसे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया है। ये भी एक्चुअली, इसके ऊपर भी किसका राइट बनेगा? आरएमएस का। बाकी सारे पार्टनर्स को भी इस प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं फर्म का नाम भी यूज कर रही हूँ, ये किसका एसेट बनेगा? फर्म का प्रॉफिट बनेगा और इसमें बाकी सारे पार्टनर्स का राइट बनेगा। देखो इसे ध्यान से। सेक्शन नंबर 16, पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय पार्टनर्स। सेक्शन नंबर 16 में लिखा गया, सब्जेक्ट टू वो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ये छोटी छोटी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस स्टडी में ना वो इसी चीज को एक्सेप्शन बना देते हैं। अगर कुछ और अग्री नहीं किया गया तो, अगर किसी पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट हुआ है किसी भी ट्रांजैक्शन से फर्म की, या उसने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज किया है, या फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज किया, मैंने आरएमएस के स्टूडेंट्स को सीए की कंसल्टेंसी दी, या फर्म का नाम यूज किया, मैंने अपने क्लाइंट्स को बताना था मैं इतनी देर से आरएमएस में इनकम टैक्स पढ़ा रही हूँ, मैं इसमें कॉम्पिटेंट हूँ आपको एडवाइस देने के लिए, तो वो प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट है ही नहीं। वो प्रॉफिट किसका है? फर्म का प्रॉफिट है। ही विल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर कोई भी बिजनेस करता है सेम नेचर का, जो कि फर्म के साथ ही compete कर रहा है, he will account for that and pay to the firm all the profits made by him in that business। तो वर्ड्स आपने कौन कौन से हाईलाइट करने हैं? अगर कोई भी आपको प्रॉफिट हुआ है फर्म के प्रॉपर्टी को यूज करके, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, फर्म के नाम को यूज करके, अगर आपने कोई भी बिजनेस किया है जो कि सेम नेचर का है, जो कि compete करता है फर्म के साथ, आप उसकी अकाउंटिंग भी फर्म को दोगे और वो प्रॉफिट भी किसको पे करोगे? फर्म को। दैट इज सेक्शन नंबर 16। सेक्शन 14 ने हमें बताया फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने अभी याद किया। जॉइंट स्टॉक में जिसके ऊपर सारे पार्टनर्स का राइट है, वो क्या क्या चीजें हैं? कोई भी प्रॉपर्टी, राइट और इंटरेस्ट जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट की, जो भी फर्म ने एक्वायर की इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड गुडविल ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन, ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, को फर्म का ही एसेट है। बट सारे पार्टनर्स का राइट बनता है कि वो ये एश्योर करें कि वो एसेट्स जो हैं वो फर्म के बेनिफिट के लिए ही यूज किए जा सकते हैं। बट ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस किसी का प्रोप्राइटरी राइट नहीं है किसी भी एसेट के ऊपर। सेक्शन 15, इसे कहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा? फर्म के बेनिफिट तक के लिए। सेक्शन नंबर 16, पर्सनल प्रॉफिट पार्टनर का। अगर कुछ और अग्री नहीं किया गया, तो अगर पार्टनर को कोई पर्सनल प्रॉफिट हुआ है जो कि सेम बिजनेस का है, फर्म के नेम को यूज किया गया, फर्म के रिसोर्सेज को यूज किया गया, फर्म के कनेक्शन को यूज किया गया, वो प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट है। वो उसकी अकाउंटिंग, उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करेगा और उसे पे करेगा फर्म को। सेक्शन नंबर 17 पे आते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। तो पहले देखो चेंज किस किस टाइप का आ सकता है। कहते चेंज कैसे आ सकता है कि अगर फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, किसी भी टाइप की, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी रीजन की वजह से अगर फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, या फिर अगर फर्म बिजनेस कंटिन्यू कर रही है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म पहले फिक्स्ड टर्म के लिए था 5 साल के लिए, बट बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि पार्टनर उसके बाद भी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट। पहले मैं और रश्मि मैम सिर्फ सीए की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे थे, अब हम सीयूईटी या 11th-12th की कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एडिशनल बिजनेसेस हम लोगों ने स्टार्ट कर लिए। तो जब ये हमने चेंज किया, लेट्स से पहले मेरे और रश्मि मैम ने पीएसआर डिसाइडेड थी 3:2, अब हमने सोचा नया बिजनेस भी करेंगे, तो नए बिजनेस में रेशियो तो डिसाइड की नहीं हमने। तो रश्मि मैम कहते हैं नहीं, इसमें रेशियो इक्वल होगी, क्योंकि सेक्शन 13 में लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी अग्री नहीं करोगे तो रेशियो इक्वल होगी। मैंने कहा नहीं मैम, हमारी रेशियो पहले भी 3:2 थी, अभी भी 3:2 होगी। तो फाइनल डिसीजन क्या हुआ? सेक्शन नंबर 17 कहता जो राइट्स एंड ड्यूटीज आपके पहले थे अभी भी वही कंटिन्यू होंगे। तो आपको याद है जब आप 12th क्लास में कभी भी रिटायरमेंट या डेथ होती थी, तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे उनकी पीएसआर अगर कुछ भी ना बताया जाए, क्या रखते थे? सेम जो पुरानी रेशियो होती थी, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आप यूज करते थे। आप क्या एज्यूम करते थे कि जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं
वो सेम रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, या फिर अगर किसी की डेथ हुई है सेम रेशियो में ही वो गेन कर रहे होंगे। इस तरीके से हम लोग पढ़ते थे पार्टनरशिप में। तो किसी भी तरह का चेंज हो या टेन्योर चेंज हो, 5 साल के बाद हमने बिजनेस उसके बाद भी कंटिन्यू किया और हमने नई रेशियो डिसाइड ही नहीं की, वो सेम रहेगी। सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स where a change occurs in the constitution, जो mutual rights and duties हैं in the reconstituted form remain same as they were immediately before। उस change से पहले जो rights and duties थे अभी भी वही रहेंगे। After the expiry of the term, where a firm constituted for a fixed term continues to carry on the business after the expiry, the mutual rights and duties remain the same as they were before, so far as they may be consistent with the incidents of partnership and will, and where a firm constitutes to carry out one or more undertaking uh, carries out other undertakings as well. The rights and duties are same as those in respect of original advantages। सिंपल सेक्शन है, कहते जो राइट्स एंड ड्यूटीज आपके बीच में पहले थे अभी भी वही रहेंगे, चाहे किसी भी टाइप का चेंज हो, चाहे किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, नए बिजनेसेस आ रही हैं, या टेन्योर चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने 4 सेक्शंस याद कर लिए। सेक्शन 14 प्रॉपर्टी का, सेक्शन 15 वो प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज होगी, सेक्शन 16 पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉफिट, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर का प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट बन जाए। एंड सेक्शन नंबर 17 चेंज के केस में राइट्स एंड ड्यूटीज बिल्कुल सेम ही रहते हैं अनलेस अदरवाइज अग्रीड। सेक्शन नंबर 18 पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं, ये तो हमें सेक्शन नंबर 4 में बताया पहले। पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग ही क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट्स हैं एक दूसरे के। they are bound for the acts can be carried on by all or any of them acting for all। एंड सेक्शन नंबर 6 में स्पेसिफिकली हमने पढ़ा कि ट्रू टेस्ट क्या है पार्टनरशिप का। हाँ, अग्रीमेंट होना जरूरी है, प्रॉफिट की शेयरिंग होनी जरूरी है, पर ये असेंशियल फीचर है प्रॉफिट की शेयरिंग होना, पर कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है, कहाँ से फाइनलाइज होता है कि पार्टनरशिप क्रिएट हो गई है। फाइनलाइजेशन कहाँ से होती है, म्यूचुअल एजेंसी से। कहते हैं पार्टनर जो है वो फर्म के एजेंट्स हैं। यू मे रिकॉल दैट अ पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेक्शन 18 ने इसी चीज को क्लैरिफाई किया दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अ पार्टनर इज agent of the firm for the purpose of the business of the firm. The partner indeed virtually embraces the character of both principal and agent। वो principal है because he is liable for acts of other partners, and वो agent है because other partners are liable for his acts। हमने सेम चीज सेक्शन नंबर 6 में पढ़ी थी। जो डिस्टिंक्शन है उसमें और एक सिंपल एजेंट में, कहते हैं एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले एजेंट में और पार्टनरशिप वाले एजेंट में फर्क क्या है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला एजेंट होता है ना, वहां पे एजेंट सिर्फ एजेंट होता है, पर पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वो एजेंट भी होता है, वो प्रिंसिपल भी होता है। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है विद अदर पार्टनर्स इन द होल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। इन एजेंसी देयर इज नो सच इंटरेस्ट। The rule that a partner is the agent of the firm for the purpose of business of the firm can't be applied to all the transactions and dealings between the partners themselves। It is applicable only to the act done by partners for the purpose of business of the firm। कहते हैं मान लो किसी एक पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर के साथ कोई डील की। लेट्स से मैंने अश्विनी सर को अपना कोई लैपटॉप सेल किया, तो क्या इस केस में भी हम एक दूसरे के पार्टनर्स होंगे, हम एक दूसरे के प्रिंसिपल एंड एजेंट होंगे? नहीं, कहते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्लास एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब ध्यान से सुनेंगे। यह मान लो मैं आपको आरएमएस के बिहाफ पे कोई गुड्स सेल करूं, एंड बाद में रश्मि मैम बोले एनी के पास तो ये गुड्स सेल करने का राइट ही नहीं था, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो रश्मि मैम आपको आरएमएस का कोई बिल्डिंग सेल कर दें। आरएमएस ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी प्रॉपर्टी में, एंड मैम ने आपको आरएमएस की कोई बिल्डिंग सेल कर दी, बट हम सबसे उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। तो अब मैं और रश्मि सर कह रहे हैं कि मैम के पास तो ये सेल करने का राइट ही नहीं है, तो क्या रश्मि मैम और आपके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? तो सेक्शन नंबर 19 इस टॉपिक के बारे में है कि जो थर्ड पार्टी है वो क्या सोच सकती है कि उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी है। तो इसके लिए याद करो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ना थर्ड पार्टीज की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था कि थर्ड पार्टीज को क्या पता कि इंटरनली कंपनी के बीच में क्या चल रहा है।
तो थर्ड पार्टी तो एज्यूम करके चलेगी कि सारे प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। वैसे ही अगर आप मेरे से कोई गुड्स खरीद रहे हो या आप रश्मि मैम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप एज्यूम करके चलोगे कि यार ये फर्म के पार्टनर हैं, और जो पार्टनर्स है वो ओनर्स ही तो हैं, ये तो कोई भी काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के जैसा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 19। थर्ड पार्टी एज्यूम करके चलेगी कि पार्टनर्स के पास क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है, वो फर्म के बिहाफ पे कोई भी काम कर सकते हैं। तो अगर मैंने आपको गुड्स सेल की, वैलिड है। रश्मि मैम ने आपको प्रॉपर्टी सेल की, वैलिड है। पार्टनर्स के पास इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपकी ड्यूटी बनती है कि यार इतना राइट किसी एक पार्टनर के पास अकेले थोड़ी हो सकता है। इस केस में तो ये जो डिसीजन है कोई एक पार्टनर अकेला नहीं ले सकता, सब लोगों का कंसेंट होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट के ऊपर सब लोगों का साइन होना जरूरी है। तो सेक्शन 19 में हमारे लिए ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए जो पार्टनर्स हैं, अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, थर्ड पार्टीज को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, इम्प्लाइड अथॉरिटी एज्यूम नहीं की जा सकती। तो इसके बारे में लिखो। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स as agents of firm. Third party can assume that partners being agent of firm shall be liable for acts of partners except कुछ exceptions हैं। First, in case of immovable property, ये इतना बड़ा डिसीजन है कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई एक पार्टनर अकेला ही फर्म की प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो फर्म की गुड्स सेल करना अलग बात है, बट फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई एक पार्टनर नहीं सेल कर सकता। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, जो भी फर्म की इनकम है एक बैंक अकाउंट में आनी है। सारे पार्टनर्स को सारे बैंक अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, नहीं तो इमेजिन करो कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अगर मुझे पार्टनरशिप एक्ट पावर दे दे कि मैं अकेली ही जाके आरएमएस का बैंक अकाउंट ओपन करवा सकती हूँ, तो मैं फ्रॉड करने के लिए कोई भी आरएमएस का अकाउंट ओपन करवाऊंगी। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो आरएमएस के अकाउंट में ही पैसे दे रहे हैं, बट वो अकाउंट के बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, उसके बारे में बाकी के पार्टनर्स को पता ही नहीं। तो क्या हम ऐसा अलाउ कर सकते हैं? नहीं। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि बैंक अकाउंट ओपन करवाने की पावर किसके पास है, पूरी फर्म के पार्टनर सारे मिलके करवाएंगे। यहाँ पे कंसेंट चाहिए होगा सारे पार्टनर्स का। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आपको याद है हम लोगों ने सेक्शन नंबर 12 में पढ़ा था कि सारे डिसीजन मेजोरिटी से लिए जाते हैं, पर अगर किसी पर्सन को पार्टनर बनाना है, ये डिसीजन मेजोरिटी से नहीं लिया जाता। इस केस में हमें सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है। तो अगर किसी की एडमिशन करनी है, किसी एक पार्टनर के पास राइट है ही नहीं, मैं अकेले डिसाइड नहीं कर सकती कि मिस्टर ए हमारे बिजनेस में पार्टनर बनेंगे। ऑल द पार्टनर्स हैव टू टेक दिस डिसीजन कलेक्टिवली। एंड लास्ट, इन केस ऑफ एनी लीगल स्यूट, अगर फर्म के ऊपर कोई भी केस चल रहा है, तो अगर कोई भी लीगल केस चल रहा है, सारे पार्टनर्स हर एसेट और लाइबिलिटी में जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होते हैं। तो डिसीजन कोई पार्टनर एक कैसा ले सकता है? तो कोई भी लीगल स्यूट एडमिट करना है, नया केस फाइल करना है, कोई से स्यूट ऑलरेडी चल रहा था, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं या हम उसे सेटल करना चाहते हैं, सारे डिसीजंस कौन लेगा? सारे पार्टनर्स कलेक्टिवली लेंगे। लेट्स रीड फ्रॉम द बुक। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 22, सेक्शन 22 में कई कई जगह एक्सेप्शंस कुछ और बताए गए हैं। कहते हैं एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म। पार्टनर कोई भी काम करता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो बाइंड करता है फर्म को। इस अथॉरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड अथॉरिटी। कोई डॉक्यूमेंट नहीं साइन होता,
हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो फर्म का पार्टनर है वो फर्म के बिहाफ पे कोई भी काम कर सकता है, बट इम्प्लाइड अथॉरिटी डज नॉट एम्पावर हिम टू, वो क्या नहीं कर सकता। तो अगर कोई स्यूट है, उसे आर्बिट्रेशन में रेफर करना। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, हमने कहा नहीं हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम एक पर्सन आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा था सेक्शन नंबर 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, इस चीज की पावर एक अकेले पार्टनर के पास नहीं है। कोई केस को कॉम्प्रोमाइज करना, कोई केस चल रहा था उसे विड्रॉ करना, कोई केस में कोई लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करना। तो स्यूट के बारे में 4 पॉइंट्स आ गए। स्यूट को आर्बिट्रेशन में रेफर करना, स्यूट को कॉम्प्रोमाइज करना, विड्रॉ करना या लाइबिलिटी एक्सेप्ट करना। देन कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करना। अगर फर्म के नाम बिहाफ पे बैंक अकाउंट ओपन करना है तो जो बैंक है वो सारे पार्टनर्स का कंसेंट मांगेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना या इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करना, या फिर किसी के साथ भी पार्टनरशिप में एंटर होना। सेक्शन नंबर 19 ने हमें ये बताया कि इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होगी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है कि जो पार्टनर्स है फर्म के बिहाफ पे कोई भी काम कर सकते हैं, एंड इसलिए फर्म जो है पार्टनर के एक्ट्स के लिए लाइबल है। इट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। बट पार्टनर्स क्या काम नहीं कर सकते, 3 काम नहीं कर सकते। स्यूट से रिलेटेड नहीं कर सकते, 3 जो नए पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, स्यूट से रिलेटेड नहीं कर सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर भी नहीं कर सकते, ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया था सेक्शन नंबर 12 में। स्यूट ना तो एडमिट कर सकते हैं, नया स्यूट, सॉरी, एडमिट की जगह आप लोग लिखो अगर कोई केस ऑलरेडी फाइल कर रखा है, ना तो उसे विड्रॉ कर सकते हैं, ना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। कोई स्यूट चल रहा था उसे सेटल करना, उसमें अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट करना, ये भी नहीं कर सकते। उसे आर्बिट्रेटर के पास अप्लाई करना, ये भी नहीं कर सकते। नन ऑफ दिस इज अलाउड। That's it for today.